नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के चैप्टर संख्या 1 के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है यानी कि मनोविज्ञान है, तो आपको पढ़ना पड़ता है बेसिक मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप बोलते हैं जो एक प्रकार से मूलभूत जो मेथोडोलॉजी होती हैं, प्रविधियाँ होती हैं, खास करके स्टैटिस्टिक्स की या मनोविज्ञान को समझने की, उसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो बेसिक मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में आप कह सकते हैं, अगर इस पेपर का नाम देखें तो बुनियादी कार्यप्रणाली एवं सांख्यिकी के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप साइकोलॉजी जो है पहली बार पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 की ये पहली क्लास है, इसके बाद में दूसरी क्लास आएगी और इस तरीके से हम लोग यूनिट बाय यूनिट आगे बढ़ते रहेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना होता है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में। मेजर माइनर सभी के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है मापन का। ठीक है, मापन किसे कहते हैं, मापन की विशेषता वगैरह, मापन के तमाम प्रकार के फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं। मापन माने होता है मापना, जिसको अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। तो आपके यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है, मैं सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा। सिलेबस में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, देखें, इकाई संख्या 1 में आपको पढ़ना है मापन का अर्थ, स्वरूप, मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर और मापन के कार्य क्या होते हैं वो पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको बुद्धि परीक्षण तमाम प्रकार के होते हैं, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, ये सब आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षण आपको देखना है। ठीक है, व्यक्तित्व का परीक्षण यानी पर्सनालिटी का टेस्ट कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद में मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया। ठीक है, वैधता और विश्वसनीयता, मानक इकाई नंबर 4 में पढ़ना, इकाई नंबर 5 में वैधानिक दृष्टिकोण। ठीक है, इकाई नंबर 6 में शोध डिजाइन के बारे में पढ़ना है, ये रिसर्च की जो डिजाइन बनाते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इकाई नंबर 7 में मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी के बारे में आपको जानना है, और इकाई नंबर आपको 8 में सहसंबंध यानी को रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से 8 यूनिट में आपको बेसिक मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है चीज़ें होती हैं। तो पहला आपका टॉपिक है मापन का। ठीक है, मापन के बारे में यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। मापन यानी इकाई नंबर 1 में मापन से रिलेटेड ही आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आपको पढ़ना है मापन का अर्थ, फिर मापन की परिभाषा, मापन की विशेषताएं, मापन के प्रकार, मापन के कार्य। ठीक है, तमाम प्रकार के मापन में जो प्रविधियां प्रयोग होती हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। मापन से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, मापन की सीमाएं कहाँ तक हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रायः मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। प्रदत्त माने क्या होता है, प्रदत्तों का अंकों में वर्णन करता है। प्रदत्तों माने होता है बेटा, प्रदत्तों का मतलब होता है जो डाटा हमको दिया गया है, जानकारी जो हमको मिली है, उसी जानकारी का जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हैं, वो प्राप्त चीज़ों को हम अंकों के रूप में जिसका वर्णन कर दें वही मापन होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो है, ये मान लेते हैं हमारे पास इतना जो है चीनी है, एक कटोरा चीनी है। अब वह 1 कटोरा चीनी कितने किलोग्राम है, इसको बताना ही मापन होता है। ठीक है, तो जो पर्याप्त क्या है, 1 कटोरा चीनी, वो क्या है, वो प्रदत्त है। तो उसी को अंकों में, वो 1 कटोरा चीनी कितना है, 2 किलो चीनी है, हमने उसको मापा। तो मापन प्रक्रिया के द्वारा ही हम प्राप्त चीज़ों का या प्रदत्त चीज़ों का क्या करते हैं, उसको अंकों में प्रकट करते हैं कि यह 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है या 6 किलो है। ठीक है, ये होता है मापन। तो प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करना ही मापन कहलाता है। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध माने एकदम से साफ सुथरा, उसमें लाग लपेट की बात नहीं करता। जैसे चीनी 2 किलो है तो 2 किलो ही होगा, 2 किलो 100 ग्राम है तो 2 किलो 100 ग्राम आएगा, 2.1 kg। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ लाग लपेट नहीं होता, जो आंकड़ा निकलता है वो शुद्ध निकलता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है यानी ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। जैसे 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं बाबू, पहला होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और दूसरा होता है लिखित क्वेश्चंस। लिखित में कई प्रकार के जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आप लिखते हैं। अब आपने जो उत्तर लिखा, क्या वह उत्तर सही है, या किताबों में जो उत्तर लिखा है क्या वही उत्तर सही है उस प्रश्न का,
उसके अलग अलग दृष्टिकोण के से अगर लिखेंगे तो अलग अलग उत्तर निकलेंगे। यानी एक अतिलघुत्तरीय उत्तर या दीर्घोत्तरीय उत्तर ना तो पूर्णतया सही होता है और ना ही पूर्णतया गलत होता है। ठीक है, उत्तर वही चीज़ें एक प्रकार से आप देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया या 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें आपने लिखा 4-5 पेज, तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर नहीं मिलते हैं। उसमें से आपको 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अधिकतम 8 नंबर मिलता है, उससे ऊपर नहीं दिया जाता है, वास्तव में नहीं दिया जाता है। ये नियम ही होता है, ऐसा मान करके चले। तो लिखित परीक्षाओं में आपके नंबर नहीं उठते हैं, लेकिन वहीं ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ कहते हैं और जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप सब्जेक्टिव बोलते हैं, या एक प्रकार से उसको आप ऐसा करते हैं कि उसमें फिक्स नहीं होता, उसका आप मूल्यांकन करते हैं लेकिन इसका आप मापन करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, वस्तुनिष्ठता और शुद्धता होती है। जो भी आंकड़ा निकलता है वो शुद्ध होता है और एकदम से या तो सही या तो गलत होता है। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में होता है कि या तो 4 ऑप्शन है, 4 में से तीनों में से कोई एक ही, मतलब चारों में से कोई एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे, वो क्लियर कर देता है। लेकिन जो लिखित उत्तर होते हैं उसमें ये भी क्लियर नहीं होता कि उत्तर पूर्णतः गलत काट दें या सही काट दें। कुछ भी लिखें तो 1-2 नंबर आपको मिल ही जाता है। तो ऐसे में जब भी आप पेपर देने जाएं तो सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर लिख करके आएँ, किसी भी क्वेश्चंस को छोड़े ना। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो मापन क्या करता है, किसी भी वस्तु का शुद्ध और वस्तुनिष्ठ रूप से उस वस्तु का वर्णन करता है। S.L. स्टीवेंस नाम के एक विद्वान हैं, वो लिखते हैं, स्टीवेंसन, S.L. स्टीवेंसन कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। यानी मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी जानकारी एक स्वीकृत एक निश्चित नियम होते हैं, जैसे कि 2 किलो चीनी हमने बताई, तो 2 किलो चीनी कैसे होगी, एक बाट होगा 2 किलो का या 1 किलो का, उसके अकॉर्डिंग वो मानक हो गया, उस स्वीकृत नियमों के द्वारा माना गया है कि लोहे का ये टुकड़ा 1 किलो है। ठीक है, तो वह ये स्वीकृत नियमों के अनुसार हो गया। वस्तु यानी चीनी, वस्तु हो गई चीनी, उसको अंक प्रदान कर, 2 किलो चीनी है, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, वही मापन होता है। मेरे हिसाब से मापन की परिभाषा इससे बेटर आपको कहीं समझ में नहीं आएगी जितने बारीकी के साथ मैंने आपको बता दिया जाए। ठीक है, हेल्मस्टेडर महोदय कहते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, एक प्रोसेस के रूप में। बेसिकली मापन एक प्रोसेस ही है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित जो क्वालिटीज़ होती हैं उनका आंकिक वर्णन होता है। ठीक है, जो क्वालिटी होती है किसी व्यक्ति की या किसी पदार्थ की, उसी क्वालिटी को अंकों में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है, ऐसा हेल्मस्टेडर महोदय कहते हैं, हेल्मस्टेडर। ठीक है, यानी अंग्रेजी में अगर देखें तो मेजरमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन और थिंग्स प्रोसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये होता है परिभाषा मापन की। अगर इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में अपनी परिभाषा हम साधारण शब्दों में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो माप क्रिया या मापन क्रिया विभिन्न निरीक्षण के द्वारा, पहले एक जांच परख प्रक्रिया के द्वारा स्वीकृत नियम बना लेते हैं, वस्तुओं या घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक एवं संगत रूप से संकेत चिन्ह अथवा आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया होती है कि अतरा चीनी 1 किलो है या अतरा चीनी 2 किलो है। उसको अंक प्रदान करना, एक संकेत चिन्ह के माध्यम से उसको डिनोट करना कि इतनी दूरी 2 किलोमीटर की है, इतना दूध 4 लीटर है। ठीक है, ये मापन होता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ जो है असाइनिंग सिंबल्स और न्यूमेरिकल्स टू ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट्स or events in some meaningful or consistent manner according to rules। ठीक है, माइकल एंड कॉर्नेस ने मापन की अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मेजरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर इज अ मैटर ऑफ डिटरमिनिंग हाउ मच और हाउ लिटिल और हाउ ग्रेट और हाउ स्मॉल, हाउ मच मोर देन
और हाउ मच लेस देन, यानी कहने का तात्पर्य है कि मापन यह बताता है हमको, जो है मिचेल एंड कॉर्नेस कहते हैं कि मापन हमको यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, या फिर वह कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, या कितनी अधिक या कम है। किसी प्रेक्षण की मात्रा का निर्धारण करना ही मापन होता है। ठीक है, जैसे किसी बालक का कद 5 फीट 10 इंच है, यह मापन हुआ। ठीक है, किसी बालक का कद कितना है, 5 फीट 6 इंच है, 5 फीट 10 इंच है, तो वो इसका क्या हुआ, मापन हुआ। मापन में व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी या व्यवहारों का संख्यात्मक विवरण दिया जाता है। इसमें गुणात्मक यानी कि जो क्वालिटेटिव विवरण होता है वो नहीं रहता है। इसमें व्यक्ति की क्वालिटी नहीं बताई जाती है, इसमें उन्हीं क्वालिटी और व्यवहार को एक आंकिक शब्दावलियों में कन्वर्ट किया जाता है। क्वालिटी बताने का काम मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मापन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए मापन की विशेषताओं को हेडिंग डाल सकते हो आप, मापन की विशेषताएं। ठीक है, मापन की विशेषताओं को समझते हैं बेटा। देखिए, पहली विशेषता मापन की लिखेंगे, यह वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि होती है। यानी कि वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि ये उत्तर जो होता है बिल्कुल सटीक होता है। मापन एकदम से सत्य होता है और तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। और एक वैज्ञानिक विधि, इसी चूंकि ये शुद्ध होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, इसीलिए वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, मापन यानी मापन एक वैज्ञानिक विधि, एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा इसके हर एक चीज़ का पता लगाया जाता है। क्लियर। दूसरी विशेषता इसकी नोट डाउन करेंगे, मापन के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। मापन के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बुद्धि मापन के लिए बिने साइमन ने बुद्धि मपनी का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर के किसी भी चीज़ को मापने के लिए किसी एक प्रकार के यंत्र की ज़रूरत होती है जो निश्चित और स्वीकृत नियमों के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर। तीसरी विशेषता लिखेंगे, मापन के लिए इकाई होती है, एक फिट इकाई होती है। जैसे कि लंबाई के लिए एक मीटर इकाई है कि भाई मीटर में हम लंबाई को मापेंगे, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। तथा शैक्षिक मापन के लिए प्रमाणिक प्राप्तांक हो गए, जैसे कि जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, टी स्कोर हो गया, ठीक है, जेड स्कोर, टी स्कोर, या फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड, फोर्थ, इस तरीके से। तो ये मापन होता है। क्लियर। अगली विशेषता मापन की देखिए, मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान यानी नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब होता है एक फिट, पहले पैमाना फिट होता है कि भाई मापन इसी से किया जाना है, जिसके आधार पर तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन बालक औसत बुद्धि से ऊपर है तथा कितना ऊपर है। ठीक है, यानी किसी बच्चे का टैलेंट कितना है, किसी बच्चे का टैलेंट कितना है, किसी व्यक्ति का वेट कितना, किसी व्यक्ति का लंबाई कितनी है। तो ये सब मापन के द्वारा हम बता सकते हैं किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी कितनी ज़्यादा है, किसकी कितनी कम है। ये सारी चीज़ें हम बता पाते हैं जब हम मापन प्रक्रिया के द्वारा गुजरते हैं। ठीक है, तो ये है। अतएव कहा जा सकता है कि मापन के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। मापन कितने काम होते हैं बेटा? 3 काम होते हैं। पहला काम होता है मापन का कि यह वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। वस्तुओं की जो श्रेणी होती हैं उसको बताने में मापन काम करता है। दूसरी बात, यह संख्याओं की श्रेणी को भी व्यक्त करता है। ठीक है, संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, और यहाँ तक कि वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को भी व्यक्त करता है मापन। तो मापन के 3 काम होते हैं। मापन के साथ साथ परीक्षण यानी टेस्ट जो होता है, और मूल्यांकन यानी कि जिसको आप जो है बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, वो शब्द भी आते हैं लगातार मापन के संदर्भ में। लेकिन मापन, परीक्षण और मूल्यांकन ये थोड़ा सा क्वालिटी को बताने वाले, जैसे किसी बच्चे का टेस्ट यानी परीक्षण ले लिया गया कि कोई व्यक्ति पहले की तुलना में कितना आगे। जैसे क्लास 1 में कोई बच्चा था, ठीक है, अब वो क्लास जो है किस में चला गया है, क्लास 10 में चला गया है। तो उसके जो है बुद्धि लब्धि में या उसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया, उसका मूल्यांकन के द्वारा, टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट एक जो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा क्लास 1 में कैसा था, क्लास 5 में कैसा था, 5 कर ले, क्लास 5 में कैसा था और कितनी उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, इस तरीके से मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा चीज़ों को हम जान पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मापन के द्वारा चीज़ें मैंने आपको बताई, मापन और मूल्यांकन वगैरह भी आपको समझा दिया। ठीक है, मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1 किलो मतलब कि 2 किलो चीनी जो है, इतना चीनी 2 किलो है।
अब वो 2 किलो चीनी वो बाट निर्धारित करता है, निश्चित पैमाना जो है, तो वो मापन हो गया। लेकिन चीनी का रेट कितना होगा, 2 किलो चीनी कितने रुपए की होगी, उस चीनी की क्वालिटी क्या है, यानी कि चीनी का दाम कुछ और होगा, वहीं 2 किलो मक्के का दाम कुछ और हो जाएगा, 2 किलो दूध का दाम कुछ और हो जाएगा, 2 लीटर दूध का। तो इस तरीके से मापन तो 2 लीटर ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग उसका मूल्य का अंकन अलग अलग होता है। जैसे 2 किलो अगर आप दूध लेंगे तो 120 रुपये का लगभग, या मान करके चलो आप 100 रुपये का पड़ेगा 2 लीटर दूध, ठीक है। 2 किलो चीनी आपकी 80 रुपये की पड़ जाएगी, ठीक है। तो 2 किलो चीनियाँ 80 की काहे पड़ी, 2 लीटर बाद दूधवा काहे आपका 100 रुपये का हो गया, क्योंकि दूध की क्वालिटी कुछ और है, दूध की विशेषता अलग है। तो विशेषता को डिनोट करता है, यानी 2 किलो चीनी 80 रुपये की क्यों है, 80 रुपये इसकी कीमत क्यों लगाई गई, चूंकि उसका मूल्य का अंकन किया गया, तो वो मूल्यांकन होता है, ठीक है। मापन ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी है बस, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है या वो कैसा है, ठीक है, उसका कितना रेट होगा, ये मूल्यांकन और टेस्ट के द्वारा क्लियर होता है। एक प्रकार के साधन है, साध्य मूल्यांकन ही है, क्योंकि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मूल्यांकन है, जिसकी व्यापकता में मापन और परीक्षण समाहित होते हैं, यानी कि मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन और परीक्षण दो टेक्निक जो समाहित है, यानी मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है, मापन और परीक्षण उसी के चेले हैं, ठीक है, मूल्यांकन के कह सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, SMS करना 91 61 93 60 62 पर, और हमारे साथ आपको जुड़ जाना है, ठीक है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके इस पर भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उन लाइव क्लासेस की, साथ ही साथ में PDF वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे उस जो भी क्लास होगी। जैसे ये क्लास हो रही है इसकी PDF मिलेगी, पूरी यूनिट नंबर 1 की आपकी PDF मिल जाएगी। PDF यहाँ तक कि MCQs जो होंगे उसकी PDF तैयार हो रही है, MCQs की PDF और लिखित दोनों की, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, और एक सब्जेक्ट की नहीं कि केवल साइकोलॉजी की 100 रुपये फीस है, सभी सब्जेक्ट की फ़ीस केवल 100 रुपये ही है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं सभी विषय, और सभी विषय में इसमें साथ साथ इंक्लूडेड है आपका को करिकुलर भी, ठीक है। को करिकुलर भी इसमें इंक्लूडेड है, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। जिन बच्चों को जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। फटाफट से SMS करें 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बिना समय गवाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से और तुरंत SMS करें, देर ना करें, ठीक है। चले, तो ये आपका साइकोलॉजी हो गया। मापन के प्रकार की अगर बात की जाए, कुछ मापन के प्रकार हैं जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो अभी तक मापन के अर्थ को समझा, मापन की विशेषताओं को समझा, अब हम मापन के जो है प्रकार को समझ लेंगे, फिर मापन के आवश्यक चरणों को हम समझ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका मापन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो मापन के प्रकार को हम समझते हैं, क्लियर। चले, मापन के प्रकार, हेडिंग डालेंगे मापन के प्रकार। देखिए, मनोवैज्ञानिक मापन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। 2 भाग होते हैं मापन के, कौन कौन से। एक होता है मानसिक मापन, जिसमें हम मेंटल जो है मेजरमेंट करते हैं। दूसरा होता है शैक्षिक मापन, यानी शिक्षा के स्तर का मापन करते हैं। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं या क्रियाओं जैसे शील गुणों का, जैसे कि बुद्धि का मापन हो गया, अभिक्षमता का मापन हो गया। अभिक्षमता माने जैसे कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उपलब्धि कितनी है, बुद्धि लब्धि का, उसका इंटरेस्ट किस में है, रुचि, योग्यता, उसकी एबिलिटी कैसी है। तो योग्यता, रुचि, उपलब्धि, अभिक्षमता और बुद्धि का मापन मानसिक मापन के अंतर्गत हम करते हैं। तो मापन 2 प्रकार का होता है, मानसिक मापन और शैक्षिक मापन। मानसिक मापन जो है उसमें हम बुद्धि, अभिक्षमता, उपलब्धि, रुचि या योग्यता किसी बालक के बारे में जानते हैं, ठीक है। जबकि भौतिक मापन में, या आप कह सकते हैं शैक्षिक मापन में या भौतिक मापन में, हम किसके बारे में चर्चा करते हैं। भौतिक मापन में हम भौतिक गुणों या विशेषताओं का, जैसे कि किसी व्यक्ति का भार कितना है, वेट, किसी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है, इन सभी का मापन करते हैं। दोनों में परस्पर भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मापन के 2 प्रकार हो गए, मानसिक मापन या शैक्षिक मापन। इसी को भौतिक मापन या अभौतिक मापन भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, उद्गम के दृष्टिकोण से मानसिक मापन का प्रारंभ बुद्धि दौर्बल्य को समस्या के द्वारा तथा भौतिक मापन का प्रारंभ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के परिणाम स्वरूप माना जाता है। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव प्रकार की तथा भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट प्रकार की होती है। अर्थात मानसिक मापन में अंकों का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता है। मानसिक मापन में जो क्वालिटी होती है वो बताई जाती है और इसमें अंकों का महत्व नहीं होता है, ठीक है। जबकि भौतिक मापन में क्या होता है, अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और भौतिक मापन जो होता है ये सत्य होता है और फैक्ट होता है, ठीक है, सार्वभौमिक होता है। मानसिक मापन में कोई निश्चितता नहीं होती है, जबकि भौतिक मापन की एक निश्चितता भी होती है। दोनों में अंतर आप समझ लें, भौतिक मापन और मानसिक मापन में। तो भौतिक मापन जो होता है एक अंकों की प्रक्रिया है, किसी चीज़ को अंक प्रदान करने से, किसी का कितना भार है, कितना वेट है, कितनी लंबाई है, कितनी दूरी है, ठीक है। लेकिन जब आप मानसिक मापन की बात करते हैं तो मानसिक मापन में किसी की बुद्धि कैसी है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट कैसा है, योग्यता कैसी है, कैपेसिटी किसकी है, कितनी है, यानी अभी क्षमता, रुचि, इंटरेस्ट, ये सब कैसा है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, मानसिक मापन और भौतिक मापन। तीसरा अंतर देख लें आप, शून्य बिंदु के आधार पर मानसिक और भौतिक मापन में अंतर किया जा सकता है। देखिए, भौतिक मापन अथवा भौतिक मापनी के अंतर्गत एक यादृच्छ शून्य बिंदु यानी कि जो है आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट होता है, जबकि मानसिक मापन में ऐसा कोई भी यादृच्छिक शून्य बिंदु नहीं होता जहां से मापन कार्य प्रारंभ होते हैं। जैसे कि आप भौतिक मापन में क्या होता है, 0 से शुरू होता है चीज़ें, ठीक है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, इस तरीके से मापते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मानसिक मापन में कोई 0 या शून्य बिंदु नहीं होता जहाँ से मापन शुरू किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये देखेंगे, मानसिक और भौतिक मापन में अंतर में देखिए, अंतर भी आप यहाँ पर ये पॉइंट जो है अंतर के बारे में समझा रहे हैं और अंतर के माध्यम से आपको ये भी पता चल रहा है कि मानसिक मापन क्या है और भौतिक मापन क्या है। तो मानसिक मापन और भौतिक मापन में मात्रा का अंतर होता है, अन्य किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। मानसिक मापन भौतिक मापकों की अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि मानसिक मापन जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, जबकि भौतिक मापन जो होते हैं वो ज़्यादा बदलते नहीं हैं। उदाहरण के रूप में देखें, यदि एक मेज की लंबाई आज नापें तथा 1 वर्ष के बाद फिर से नापें किसी मेज की लंबाई, तो हम बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं पाते हैं, वैसी ही लंबाई रहेगी, उतनी ही लंबाई रहेगी, ठीक है। किंतु यदि एक बच्चे की बुद्धि को आज हम मापते हैं और आज माप करें और 1 साल के बाद में फिर से उसकी बुद्धि को मापेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। और यही एक प्रकार चीज़ें होती है कि हमारे भौतिक मापन में तो एक प्रकार से समानताएं पाई जाती है, यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, लेकिन जो मानसिक मापन होता है, या ऐसे मान सकते हैं मानसिक मापन में क्या होता है बेटा, मानसिक मापन में आज बुद्धि लब्धि कुछ और है बच्चे की, कल हो सकता है कुछ और हो जाए। यानी कि मनुष्य जो है चूँकि परिवर्तनशील होता है, प्रकृति परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो ऐसे में परिवर्तन जरूरी है। और परिवर्तन जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें आप देखते बुद्धि आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी, 10 दिन बाद और कुछ हो जाएगी, यानी बदलती रहेगी, बिहेवियर बदलता रहता है मनुष्य का, ठीक है। मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है और इस वजह से वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भौतिक मापन होता है उसमें तो परिवर्तन बहुत कम होता है, लेकिन मानसिक मापन में परिवर्तन खूब ज़्यादा होता है। अगला अंतर भी आप देख लें, अगला अंतर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भौतिक मापनों की अपेक्षाकृत मानसिक मापनों का विवेचन करना कठिन होता है। कई भौतिक मापन तो सरल स्वभाव के होते हैं कि उनके विवेचन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि भौतिक मापन के समान ही कुछ मानसिक मापन भी विवेचन की दृष्टि से सरल होते हैं, फिर भी कुछ इस प्रकार के मानसिक मापन मुख्यतया व्यक्तित्व विशेषताएं के मापन ऐसे हैं जिनमें प्रत्युत्तरों का अर्थ बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। व्यक्तित्व की विशेषताओं या व्यक्तित्व का मापन करना तो ऐसे में सरल नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व हमेशा बदलते रहते हैं। तो भौतिक मापन भी आप देखते हैं सरल स्वभाव के होते हैं, उनमें विवेचन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भौतिक मापन आज जैसा है वैसा 10 दिन बाद भी होगा, लेकिन ऐसे में जो आपका मानसिक मापन होता है इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक जैसा नहीं होता, समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा, ठीक है। तो भौतिक मापन ये मतलब कि मापन के प्रकार वगैरह को हमने समझ लिया, मापन के प्रकार, मापन की जो है मापन के स्वरूप को, मापन की विशेषताओं को, मापन किसे कहते हैं उसको समझ लिया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मापन के आवश्यक चरण को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मापन की जो मापनियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मापन के चरण को समझ लेते हैं, ठीक है। मापन के चरण, मापन की सीमाएं, मापन से लाभ, ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। और मापन के कार्य को भी हम समझ लेंगे, ठीक है, उसी में। तो मापन का कार्य आज हम समझ मतलब कि सेकंड क्लास में हम मापन के कार्य को समझेंगे, ठीक है। और मापन की सीमाएं, मापन से लाभ को समझ लेंगे हम, ठीक है।
और आज हम मापन के जो है आवश्यक चरण को भी समझ लेते हैं, मापन के प्रकार के साथ साथ बाकी लाभ, उसकी सीमाएं और मापन के कार्य, ये हम सेकंड क्लास में देखेंगे। और जब थर्ड क्लास आएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे मापन, जो मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर हैं, मापनियाँ हैं, उनके बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, आपकी जो है थर्ड क्लास में। तो इस तरीके से आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मापन के आवश्यक चरण। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं इसको समझने के लिए? बेटा तैयार हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मापन के चरण, ठीक है, या फिर चलते हैं हम उसी सेकंड क्लास में, मापन के चरण, मापन की सीमाएं और लाभ समझने के बाद में उसके हम जो है कार्यों पर भी नज़र डाल लेंगे। ठीक है, नहीं देख लेते हैं, चलें, क्या दिक्कत है। देखिए, मापन के आवश्यक चरण, मापन के कई चरण होते हैं। हेडिंग डालेंगे मापन के चरण। देखिए, मापन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का मात्रात्मक रूप से अध्ययन करना होता है। मात्रात्मक यानी कि उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। यद्यपि हम किसी विशेष समय में व्यक्ति के समस्त गुणों का मापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके कुछ गुणों के चयन की आवश्यकता होती है। हम व्यक्ति के केवल उन गुणों का चयन एवं मापन कर सकते हैं जिनका संबंध उसकी वर्तमान अवस्था से होता है, और हो सकता है भविष्य में वो चीज़ें बदल जाएं, तो ऐसे में उसका मापन करना संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि मापन जो होता है हम किसी विशेष परिस्थितियों में ही कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसी भी क्षेत्र संबंधी मापन क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित 3 चरणों को ध्यान में रखते हैं। तो 3 चरण होते हैं मापन के। सबसे पहली चीज होती है गुणों को पहचानना, ठीक है, और उनको परिभाषित करना। पहला चरण मापन का, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट। देखिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मापन करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को पहचानना चाहिए। जिस भी व्यक्ति का या जिस भी जो है किसी भी चीज़ का मापन करता है तो उसकी क्वालिटी सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए, और उसकी व्याख्या कर लेनी चाहिए उसकी क्वालिटी की। क्योंकि मापन क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन ना करके केवल उसके कुछ ही गुणों का, कुछ ही क्वालिटीज़ का ही अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, केवल उसके कुछ ही गुणों का के मापन का हम प्रयास करते हैं। किसी गुण की पहचान करने के पश्चात उसको परिभाषित करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं उस क्वालिटी की, उस गुण की। ये आवश्यक होता है जिससे मापन क्रिया को सुगमतापूर्वक सफल किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे मानसिक और जटिल भौतिक गुणों का मापन करते हैं जिसकी व्याख्या किए बिना हमारी मापन क्रिया ही संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के गुणों के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कि बुद्धि का मापन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक होता है कि बुद्धि से हमारा क्या आशय है, बुद्धि किसे कहते हैं, या क्या बुद्धि अमूर्त विचारों का नाम होता है। अमूर्त विचार मतलब होते हैं ऐसे विचार जो हमको नहीं दिखते हैं, और विचार बेसिकली अमूर्त ही होते हैं, जिसकी कोई आकार नहीं होता, जिसको आप डोंट सेंट एंड डोंट सीन, मतलब कि डोंट टच एंड डोंट सीन, आप उसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ऐसे विचारों का एक संगठन होता है बुद्धि। या फिर क्या बुद्धि चयन और विभेद करने की शक्ति है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपको दिमाग में चल करके उसका उत्तर ढूंढना होगा, तब आप बुद्धि का मापन कर पाएंगे। क्या बुद्धि अध्ययन की स्थिति है, अथवा क्या बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योजना है। तो बुद्धि के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी लेना जरूर आवश्यक हो जाएगा कि बुद्धि है क्या वास्तव में। अतएव यह स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी की व्याख्या करने से हमें अनेक प्रकार के विचार करना आवश्यक होता है। सबसे पहले जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है, जिसके बारे में हमको मापन करना है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी हमको होनी चाहिए कि वो है क्या, वो कैसे है, कैसे आया। तमाम प्रकार के एक जो दार्शनिक जो है दृष्टिकोण से उसको परख लेना बहुत ज़रूरी होता है। अतएव मापन के प्रथम चरण में से वस्तु या व्यक्ति के गुण की पहचान और उस गुण की परिभाषा प्रस्तुत की जाती है कि किसी व्यक्ति का क्वालिटी क्या है और उसका क्वालिटी कितनी है। ठीक है, या उसकी क्वालिटी की एक विश्लेषण या एक एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति की क्वालिटी इतनी है। ठीक है, तो ये होता है उसका पहला चरण मापन का। मापन का दूसरा चरण होता है बेटा कौन सा? मापन का दूसरा चरण होता है गुणों को अभिव्यक्त या जानने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना, यानी कि डिटरमाइनिंग सेट ऑफ जो है ऑपरेशंस बाय विच एट्रीब्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि मापन का दूसरा पहलू होता है आवश्यक पहलू उन संक्रिया विन्यासों, यानी कि सेट ऑफ मतलब कि ऑपरेशनीज मतलब कि ऑपरेशंस को निश्चित करना जिसके माध्यम से मापनकर्ता गुणों को अभिव्यक्त कर सके। यानी कि ऐसे पॉइंट्स को डिनोट करें, ऐसे पॉइंट्स को एक प्रकार से हम जो है आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से हम मापनकर्ता के या मापक जिसका मापन हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बता सके।
किसी गुण की परिभाषा करने और उसमें प्रयोग होने वाली संक्रियाओं के बीच आपस में संबंध होता है। अर्थात गुण की परिभाषा करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाली सार्थक संक्रियाओं का वर्णन भी किया जाता है तथा संक्रियाओं के प्रयोग से पूर्व उस गुण की क्रियात्मक परिभाषा यानी फंक्शनल डेफिनेशन दी जाती है कि भाई वो क्रियात्मक जो हम जिसके माध्यम से हमने इस क्वालिटी का पता लगाया है वो है क्या, वो विधि क्या है, उसका भी हम डिनोट करते हैं उसको। अतएव मापन के अंतर्गत हमारा दूसरा उद्देश्य होता है गुण की क्रियात्मक या प्रकार रूप में परिभाषा करते हुए उसमें प्रयोग होने वाली जो संक्रिया होती है, संक्रिया विन्यास, उसको निर्धारित करना कि इसकी क्वालिटी हमने निकालने की क्या विधि है या किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है। तीसरा जो चरण होता है मापन का वो होता है गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित कर लेना, उसको बांट लेना। मापन के तीसरे चरण में संक्रियाओं के निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप में यानी कि उसकी क्वांटिटी के रूप में अलग अलग बांट लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं उसका। ठीक है, जो भी डाटा हमको मिला। मापन में हमारा संबंध अधिकांश रूप में इन प्रश्नों में खास करके कितने यानी हाउ मेनी तथा कितना हाउ मच से रहता है, यानी कितना मिला या कितना मिला। ठीक है, कितने या कितने मिले। क्लियर। भौतिक गुणों के मापन में तो इकाइयों में समानता दृष्टिगत होती है, मनोवैज्ञानिक गुणों की ऐसी कुछ भी इकाइयां नहीं होती हैं। तो मानसिक मापन और मनोवैज्ञानिक मापन, मतलब मनोवैज्ञानिक मापन मतलब मानसिक मापन और भौतिक मापन। तो भौतिक मापन में तो हमको चीज़ें मिल जाती एकदम फैक्ट, लेकिन मानसिक मापन में ऐसा नहीं होता, जिसकी समानता तो प्रत्यक्ष तुलना में व्यक्त किया जाए। अतएव उन गुणों जिनका संबंध मनोवैज्ञानिक से होता है उसकी ऐसी परिभाषाएं देनी होती हैं जो उनकी इकाई तथा मात्रात्मकता को व्यक्त करें। इस प्रकार से मापन के अंतिम चरण में क्वालिटी को योग की इकाइयों में मात्रांकित करते हैं। ठीक है, कि कितनी क्वालिटी रही उसको सभी क्वालिटी को जोड़ करके उसको एक इकाई में इकट्ठा करके या उसको बताने की प्रक्रिया तीसरे चरण में आती है। तो मापन के 3 चरण होते हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, इसके माध्यम से मापन संपन्न होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी जिसमें हम मापन के सीमाओं को, मापन से लाभ क्या होता है और मापन के कार्य को समझेंगे। फिर उसके बाद में मापन की जो तमाम प्रकार के स्तर या मापनियां हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बेटा। गुड नाइट, आई लव यू।